गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है उसमें ये थर्ड चैप्टर रेक्टिफायर एंड वोल्टेज रेगुलेशन को हम आज शुरू कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है रेक्टिफिकेशन, डिस्ट का। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई है वो एसी, लेकिन ज़्यादातर क्या लगभग 100% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल को हमें डीसी से चार्ज करना है, टीवी है वो अंदर डीसी से चलनी है, कंप्यूटर है वो डीसी से चलना है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो डीसी पे चलनी है। लेकिन हम इसके लिए डायरेक्ट डीसी यूज नहीं कर सकते। जस्ट एक टॉर्च है, अगर हम 2 ड्राई सेल यूज करते हैं तो टॉर्च हमारी वर्क करती है, बट हम जानते हैं उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो डीसी की कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशन में सबसे बड़ी उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी है, इसलिए हम ज़्यादातर एसी को काम में लेते हैं, बल्कि हमारी पूरी सप्लाई एसी है। नॉर्मली 230 वोल्ट के ऊपर 50 हर्ट्ज पे एसी हमारे यहाँ सप्लाई होती है। अब इस एसी से हमको डीसी यूज करना है तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम एक एडेप्टर काम में लेते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल का जो चार्जर लगाते हैं वो एक एडेप्टर है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि ऐसी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए स्टीरियो सिस्टम है, उसमें भी एडेप्टर है। और कई बार ओरिजिनल एडेप्टर खराब होता है और हम डुप्लीकेट लेते हैं तो हमें साउंड की क्वालिटी में हमिंग आने लगती है, मीन्स वो उतना अच्छा रेक्टिफायर नहीं है। हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर? अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। प्रत्यावर्ती सिग्नल को डिस्ट सिग्नल में बदलने वाली युक्ति को डिस्टकारी कहते हैं। हम इस चैप्टर में डिफरेंट रेक्टिफायर्स की बात करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर। अब मूलतः बात आती है, क्या रेक्टिफिकेशन मीन्स एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया सफिशिएंट है क्या? प्रैक्टिकली हमारी जो डिवाइसेस यूज करनी है उनकी वोल्टेज भी स्पेसिफाइड होती है। हो सकता है कोई 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, कोई 6 वोल्ट पे, कोई 9 वोल्ट पे और कोई 12 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि नॉर्मल जो हमारे घर पे एडेप्टर होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं क्योंकि हमारी जो होम सप्लाई आ रही है दैट इज ऑलमोस्ट एट 230 वोल्ट, और हमारी डिवाइस कोई 3 वोल्ट पे, कोई 6 पे, कोई 9 पे, कोई 12 पे। बहुत रेयर डिवाइसेस है जो 12 वोल्ट से ऊपर ऑपरेट होती हैं। तो इसका मतलब पहले हमें उनकी वोल्टेज को डाउन करना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। जब किसी को स्टेप डाउन कर लिया यानी वोल्टेज रिड्यूस कर ली, तो अब उसका हमारा सेकंड पर्पस होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेडिशनल डायोड यूज किया करते थे, उसकी अपनी लिमिटेशन थी। नाउ पीएन जंक्शन डायोड को हम यूज करते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इससे रेक्टिफाई करने से एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब ये कन्वर्जन होता है तो जो आउटपुट आता है वो प्योर डीसी नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ एसी और डीसी होता है, इसलिए उसको हम पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। पल्सेटिंग डीसी का मतलब है कि वो जो आउटपुट है न तो शुद्ध रूप से एसी है न शुद्ध रूप से डीसी है। हाँ, संभवतः हो सकता है उसमें डीसी का हिस्सा ज़्यादा हो, बट वो स्मूथ नहीं है। डीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि यूनि डायरेक्शन एंड कांस्टेंट वैल्यू, उसमें यूनि डायरेक्शन तो हो जाता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होकर वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो इसलिए केवल रेक्टिफायर से काम जो आउटपुट आ रहा है वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारी डिवाइस खराब होगी। इसलिए हम उसके बाद एक सर्किट यूज करते हैं जिसे हम उर्बिका फिल्टर कहते हैं या स्मूथिंग फिल्टर्स कहते हैं, रिपल फिल्टर कहते हैं। मीन्स जैसे कोई चीज़ गंदी होती है उसको छानने के लिए हम फिल्टर काम में लेते हैं। हमारे घर पे वाटर सप्लाई है, उसको अगर पीने लायक काम में लेना है तो हम फिल्टर यूज करते हैं। उसी तरह से ये जो पल्सेटिंग डीसी आ रही है इसको हम फिल्टर करते हैं। ये स्मूथिंग फिल्टर बेसिकली
जो हमारा पल्सेटिंग डीसी आ रहा है या रेक्टिफायर का आउटपुट है, इसमें से एसी कंपोनेंट को या तो हटा देगा या काफी कम कर देगा। यानी जो आउटपुट में आएगा वो लगभग डीसी कंपोनेंट होगा। एंड देन वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस यूज करके हम इसको आउटपुट में काम में लेते हैं। जो अच्छे एडेप्टर है उसके अंदर ये पूरा कंपोनेंट होता है। हल्की क्वालिटी होगी तो हो सकता है उसमें फिल्टर की क्वालिटी डाउन हो गई हो सकता है रेक्टिफायर की क्वालिटी डाउन हो गई हो। तो ये हमारा बेसिक रे डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है कि किस तरह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। देन दैट इज क्वाइट चीप। सारी डिवाइसेस आप अपने रूटीन लाइफ में उठा के देख लें, मोबाइल जो कॉमन मोस्ट है, टेलीविजन, जितनी भी डिवाइसेस है हम करते हो यूज एसी करते हैं, बट अल्टीमेटली उसके अंदर पहली डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। अब इस क्लास के अंदर आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सबसे बेसिक रेक्टिफायर है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के अंदर मैंने यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम बनाया है। मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई एसी इनपुट दिया, ये ट्रांसफार्मर है जैसा दिखाया। इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पर मुझे सेकेंडरी के ऊपर वेव्स मिल रही हैं, ये एसी है। नेचुरली ये स्टेप डाउन होना है, जो भी वोल्टेज हमें चाहिए वो हम लेके आ चुके हैं। इसके कारण यहाँ पर से इस तरह का इनपुट मिल रहा है। यानी जो सेकेंडरी है, अगर मैं इसकी पीक को ईएम से रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास सेकेंडरी वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है, ये हमें डायोड पे मिल रहा है। क्योंकि एक पीएन जंक्शन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जब तक पी एन के रिप्रेजेंट में पॉजिटिव होता है तब तक वो कंडक्ट करता है, और जब पी एन के रेस्पेक्ट में लेस पोटेंशियल पे होता है, नेगेटिव होता है, तो कंडक्ट नहीं करता। इस कारण आप देखें, क्योंकि ये इसका रेफरेंस है, फर्स्ट हाफ साइकिल में इसका पी पोर्शन पॉजिटिव होगा, एन पोर्शन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये कंडक्ट करेगा और हमें लगभग वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा इनपुट था। यानी लगभग उसी तरह का आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ साइकिल आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल में इसके रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो गया, यानी पी इज मोर नेगेटिव देन एन। तो थियोरेटिकली हम इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कहते हैं, बट प्रैक्टिकली भी एक बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है और इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। इसलिए सेकेंड हाफ साइकिल में हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। देन थर्ड हाफ साइकिल में वापस ही कंडक्टिंग स्टेज में आएगा 4। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का पीएन जंक्शन के अक्रॉस इस तरह से मिल रहा है। आप देखिए, ये किसी भी कंडीशन में प्योर डीसी नहीं है। साफ वेवफॉर्म से पता चल रहा है ये यूनिडायरेक्शन है, जो डीसी की कैरेक्टरिस्टिक है, बट इसका मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। डीसी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वन डायरेक्शन एंड कांस्टेंट वैल्यू। क्योंकि ये वन डायरेक्शन नहीं है, सॉरी वन डायरेक्शन है बट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। देयरफॉर दिस वन इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी। ये जो आउटपुट है वो ना तो प्योर एसी है ना ही प्योर डीसी है। तो हम इनको यूज करके फर्दर इसमें फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं, जिनको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इसके एनालिसिस पे जाते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में क्या कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए, जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट अपने आप में EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा टी है, तब तक जब तक ये मेरा टाइम हाफ साइकिल के इक्वल तक है। यानी 0 से T/2 तक हमारा आउटपुट वही है जो इसकी सेकेंडरी पे था। क्योंकि यहाँ पर मैंने 8 टोटल रेजिस्टेंस लिया है सर्किट का, अदर देन लोड। ये कुछ ट्रांसफार्मर का भी रेजिस्टेंस होता है, सर्किट का भी होता है, पीएन जंक्शन का भी फॉरवर्ड बायस में कुछ रेजिस्टेंस होता है। थ्योरेटिकली हम पीएन जंक्शन के रेजिस्टेंस को 0 लेते हैं, बट प्रैक्टिकली इसका कुछ वैल्यू होता है। तो ये सर्किट के कंप्लीट रेजिस्टेंस R में इंक्लूड कर लिए हैं। RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो जो हमारे पास इस समय करंट फ्लो करेगा आउटपुट में, वो करंट होगा EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा टी। पहले हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो करेगा, सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में ये नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है। इसलिए सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे आउटपुट के अंदर हाफ साइकिल में करंट होगा, पहले हाफ साइकिल में इस तरह से और सेकंड हाफ साइकिल में। अब इस हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हम वर्कआउट करेंगे कि कितना डीसी कंपोनेंट और कितना एसी कंपोनेंट है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो डीसी के लिए हम इसका एवरेज निकालते हैं, यानी कंप्लीट साइकिल पर एक चक्र में औसत धारा, ये जो एक चक्र में औसत धारा वही हमारी डीसी धारा होगी। तो अगर मैं आई डीसी का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो वो मेरा हो जाएगा 0 से पाई आई डी। मीन्स एक साइकिल में जो करंट का मान है वो उसका औसत निकालना है, तो आई डीसी हो जाएगा 1/T, 0 to T। जहां तक बात आई की है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं आई एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा Im/T। ध्यान दीजिए मैंने इसको 0 से T/2 कर दिया है। क्यों कर दिया है कि मेरा यहाँ पे करंट के दो कंपोनेंट है, 0 से T/2 तक इसकी वैल्यू sin ωt dt में आ रही है, और सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर 0 है, क्योंकि T/2 से T तक करंट की वैल्यू 0 है, मीन्स दैट विल बी 0। इसलिए हमें यहाँ इंटीग्रेशन 0 से T/2 तक लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका मान रखता हूँ तो आप देखें Im/T अपनी जगह आ गया, sin ωt, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ωt अपॉन ओमेगा 0 से T/2। ये मैं इसमें मान रखता हूँ, तो जब मैं अपर वैल्यू रखूंगा, माइनस साइन मैंने यहाँ पे ले लिया, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा का मतलब 2π/T इंटू T/2। यहाँ ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, माइनस कॉस 0। अब यहाँ देखें ये हो गया कॉस पाई। अगर आपको ध्यान हो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो गया और ये 1 हो गया, तो मेरे पास ये मान आ जाएगा 2Im/ωt। ओमेगा टी इटसेल्फ 2π के इक्वल होता है, तो मेरे पास आई डीसी की वैल्यू आ जाएगी Im/π। इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर आई एल का मान ज्ञात किया, सॉरी आई डीसी मीन्स जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो डीसी कंपोनेंट है वो Im/π है। अगर डीसी कंपोनेंट Im/π है तो उस कंडीशन के अंदर एसी कंपोनेंट ज्ञात करना है, और एसी कंपोनेंट ज्ञात करने के लिए हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको ध्यान होना चाहिए आरएमएस इटसेल्फ, इसका मतलब मैं वहां पर इंटीग्रेट करूंगा अगेन 0 से T I² dt। यहाँ अगेन जो इंटीग्रेशन है वो T/2 तक ही होगा। I² का मतलब हो गया Im² sin² ωt dt। यहाँ से Im² कॉमन लिया T, sin² ωt को हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2 ωt/2। 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 2 ωt dt। नाउ जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, मेरी इंटीग्रेशन लिमिट 0 से T/2 है, तो जो सेकंड फैक्टर है cos 2 ωt का, इसका इंटीग्रेशन इन लिमिट्स में 0 आ जाएगा, लेकिन 1 का जो इंटीग्रेशन है जो कि इटसेल्फ T आएगा, तो मैं अगर वर्कआउट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा T/2, इट्स मीन Im²/4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं IRMS का मान हो जाएगा Im/2। थोड़ा ध्यान दें, जो नॉर्मली एसी होती है वहां पर RMS Im/√2 होता है और यहाँ Im/2 है। इसका मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है नेचुरली उसमें डीसी भी है। मैं आपको याद दिलाऊं, एक नॉर्मल जो एक एसी होती है, जस्ट एसी की बात करें तो उसकी आईडीसी 0 आती है, उसका जब एवरेज लेते हैं तो 0 आता है, लेकिन जब हम आरएमएस ज्ञात करते हैं तो वो आता है Im/√2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास डीसी कंपोनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मीन्स कुछ डीसी कंपोनेंट बड़ा है, लेकिन एसी कंपोनेंट Im/2 हो गया।
यानी दैट इज कंपैरेटिवली लेस। तो ओवरऑल हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें कुछ डीसी कंपोनेंट भी है और कुछ एसी कंपोनेंट भी है। तो मैं अभी तक के पार्ट को रिपीट करके फिर इसे मिटा के आगे डिस्कस करूंगा। हमने बात करी है रेक्टिफायर की, दैट इज एन डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी। एक प्रत्यावर्ती सिग्नल को दृष्ट सिग्नल में बदलने वाली युक्ति को दृष्टकारी कहते हैं और इस विधि को दृष्टकरण कहते हैं। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टकारी की बात करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी इसलिए है कि ये पूर्ण तरंग में केवल आधी तरंग तक ही आउटपुट देता है, हाफ वेव तक ही आउटपुट है, इसलिए ये अर्ध तरंग दृष्टकारी कहलाता है। एक अर्ध तरंग दृष्टकारी का ये सर्किट है। यहाँ पर डायोड पहले हाफ साइकिल, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ हाफ साइकिल में अगर कंडक्टिंग है तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट में नॉन कंडक्टिंग होगा। इस कारण हमें आउटपुट जो मिलेगा वो पल्सेटिंग डीसी होगी। हमने अगर आउटपुट की बात करी तो आधे साइकिल में करंट है और आधे में नहीं है, आधे में साइनोसॉइडल है, आधे में जीरो, आधे में साइनोसॉइडल। तो अगर मैं औसत डीसी का मान ज्ञात करता हूँ तो औसत डीसी आता है Im/पाई, मीन्स पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई, यानी इसमें कुछ डीसी है। और वहीं एसी का मान आता है Im/2, जो कि सामान्य एसी से कम है। इस तरह से हमारे पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसके आउटपुट में एसी और डीसी दोनों है। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टकारी की दक्षता। देखिए जो हमने अभी वर्कआउट किया कि डीसी का मान Im/पाई आ रहा है, आरएमएस का मान Im/2 आ रहा है, Im हमें पता है Em/R+RL है। अब हम इस दृष्टकारी जो रेक्टिफायर है उसकी दक्षता को परिभाषित करते हैं। देखिए दक्षता की परिभाषा होती है कि आउटपुट में जो डीसी पावर है और उसमें से एसी पावर का डिवीजन कर दें और 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दक्षता प्राप्त होती है। यानी जो निर्गत सिग्नल है उसमें डीसी शक्ति बता निवेशी एसी शक्ति या प्रत्यावर्ती शक्ति गुणा 100% हमें इसकी दक्षता देता है। अब सबसे पहले हम पीडीसी की बात करें, क्योंकि हमारी जो आउटपुट मिल रहा है वो आरएल पे मिल रहा है, तो निश्चित ही ये I² DC RL के इक्वल होगा। यानी जो हमारा आउटपुट पावर है वो I² DC RL होगा। अगर यहाँ पर I² DC हम मान रखें तो ये आ जाएगा Im² पाई² RL। इस तरह से मेरे पास डीसी शक्ति का मान Im के टर्म में हो गया Im² पाई² इंटू RL। दूसरी तरफ हम जब एसी शक्ति की बात करते हैं तो अब ध्यान दें एसी शक्ति हमारी I² RMS मल्टीप्लाइड बाय RL+R है, क्योंकि जो हमारी निवेशी शक्ति है वो उसके अंदर सर्किट के बाकी रेजिस्टेंस भी वर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने दिया RL+R। इस तरह से एसी पावर मेरी हो जाएगी IN²/2 का स्क्वायर हो गया 4 RL+R। ये मान और ये मान मैं जैसे ही इसमें रखता हूं तो मेरे पास दक्षता का मान आ जाएगा। इसको सिमिलर लेते हुए कैपिटल आई कर रहा हूं, Im² पाई² RL Im²/4 RL+R गुणा 100। आगे के Im² कैंसिल हो जाएगा और इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज करते ही देखिए 4 ऊपर चला गया, पाई² नीचे रह गया, ये बच गया RL/RL+R इंटू 100% या 4/पाई²। इसको मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा 1+R/RL गुणा 100%। नॉर्मली पाई² की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। अगर मैं इसका मान यहाँ पर रखूं तो एफिशिएंसी आ जाएगी 41.6% डिवाइडेड बाय 1+R/RL। इस तरह से अर्ध तरंग दृष्टकारी की जो दक्षता का सूत्र है वो है 41.6% डिवाइडेड बाय 1+RL/R। यहाँ अगर हम अधिकतम दक्षता की बात करें, अधिकतम दक्षता तब होगी जब R का मान 0 हो जाए।
आर का मान 0 यानी आदर्श अवस्था में सर्किट के सारे रेजिस्टेंस 0 मान लिए तो अधिकतम दक्षता 41.6% आ जाएगी। अधिकतम दक्षता 41.6%। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें हमने एसी दिया, आउटपुट जो मिल रहा है वो हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है, उसमें डीसी भी है, एसी भी है। अगर हम उसकी दक्षता को परिभाषित करते हैं तो हमारी दक्षता आ रही है 41.6% डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर अपॉन आर एल। आर एल लोड रेजिस्टेंस है, या तो आर एल बहुत ज्यादा हो या आर बहुत कम हो तो ये दक्षता ज्यादा होगी। फिर भी कुछ भी कर लें, अधिकतम दक्षता 41.6% है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता आधी से भी कम है। प्रैक्टिकली जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर काम में लेते हैं 32-35% के आसपास दक्षता होती है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी दक्षता की सीमा है। किंतु सामान्यतः जहां तक परीक्षा की बात है, हमारे पास अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, उसके अंदर दक्षता का सूत्र ज्ञात करने का हमारे पास प्रश्न आ सकता है। तो आज की क्लास में मैंने दृष्टिकारी क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम, वेव डायग्राम और उसमें डीसी धारा, एसी धारा की गणना कर हमने उसकी दक्षता ज्ञात की है। इस दक्षता के बाद अगला टॉपिक हमारा रिपल फैक्टर, पीआईवी एक्सेट्रा जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।